वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया के बारे में और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया को पहले समझने के बाद एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे, समझाएंगे आपको, याद करवाएंगे आपको। क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे ताकि आप नोट्स बना सकें, क्योंकि नोट्स बनाने वाली क्लास हम लोग आपको बता रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया, पहली खास बात यह है कि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वियोजन अभिक्रिया जो है ना, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चा? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। दोनों नाम याद कर लो, दोनों नाम लिख लो, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया भी कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चा? क्योंकि दोनों का मतलब क्या है? टूटना। क्या होता है? टूटना होता है। कोई भी चीज टूटती है ना, तो इसका मतलब अपन क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? उसका वियोजन हुआ है, उसका अपघटन हुआ है, ठीक है बच्चा। अब इसको ऐसे समझ लेंगे भाई, मान लो कोई एक अभिकारक है ए। कौन सा अभिकारक है? ए। अब यह अभिकारक जो होता है वह टूट जाता है और B प्लस C प्लस D, ठीक है। इस प्रकार यह टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना लेता है? उत्पाद बना लेता है। कितने उत्पाद बनाता है? या तो दो बना ले या दो से अधिक बना ले। दो या दो से अधिक, ठीक है। दो या दो से अधिक क्या बना लेता है? ये उत्पाद बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चा? उत्पाद बना लेता है। ये कैसा अभिकारक है? एकल, अकेला है, एकल अभिकारक है। एकल अभिकारक है। जब एकल अभिकारक जो है, क्या लिखेंगे? एकल अभिकारक। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना ले। एकल अभिकारक टूटकर, ऐसे लिख लेंगे। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, कोई चीज ऐसे ही नहीं टूटती है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर चोट करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसके साथ कोई घटना होती है जिसके कारण वह टूटती है। जैसे मान लो आपको मिश्री भी तोड़नी है ना, तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ अलग आपके घर में जो भी पात्र के या फिर कुछ चीज़ मिलेगी उसको आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, उससे तोड़ेंगे, ठीक है। टूटते ही क्या है? वह बिखर जाएगी। इसी प्रकार यहाँ साइंस में क्या है? जो ये एकल अभिकारक है उसको तोड़ने के लिए भी दो तीन चीज़ें चाहिए। क्या क्या, किन किन चीज़ों से अपन तोड़ सकते हैं इसको? अपन तोड़ सकते हैं पहली बात तो है गर्म करके तोड़ सकते हैं। क्या करके बच्चा? गर्म करके, यानी कि ताप के द्वारा। किसके द्वारा? टेम्परेचर के द्वारा। गर्म करके। लोहार को देखा होगा आपने, लोहा ऐसे नहीं टूटता है, लेकिन उसको क्या करता है बच्चा? वह गर्म करता है। गर्म करने पर वह पिघलने लग जाता है, फिर ठीक है, फिर उसके ऊपर चोट मारता है, ठीक है। तो गर्म करके या ऊष्मा दे करके, ताप दे करके या ऊष्मा दे करके हम क्या कर सकते हैं? किसी अभिकारक को तोड़ सकते हैं। दूसरी बात क्या है बच्चा? दूसरी बात यह है कि हम इसको धूप में रख दें, धूप में, ठीक है, या प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ठीक है। किसके प्रकाश के द्वारा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम किसी अभिकारक को तोड़ सकते हैं। किसके द्वारा बच्चा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी। आप मोमबत्ती वगैरह जो है उसको आप धूप में रख दो, वह पिघल जाएगी, टूट जाएगी। इसका मतलब पहले सॉलिड थी, फिर अब क्या हो जाती है? लिक्विड हो जाती है। घी जो है आपका सर्दियों में जमा हुआ घी है, नारियल का तेल है, धूप में रख देते हैं ना, तो वो क्या होने लग जाते हैं बच्चा? पिघलने लग जाते हैं। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई बॉन्ड जो है, कोई ना कोई बंध जो है वह टूटा है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी हम किसी अभिकारक को, एकल अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ सकते हैं। फिर तीसरी बात एक और, किसके द्वारा भाई? तीसरा जो साइंस के पास उपकरण है उसको अपन कहते हैं विद्युत धारा। उपकरण क्या? साधन। विद्युत धारा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के द्वारा भी हम किसी एकल अभिकारक को तोड़ सकते हैं। जब तीन प्रकार के साधनों के द्वारा
तीन प्रकार के प्रयासों के द्वारा हम किसी एकल अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ते हैं तो यह अभिक्रिया हो जाती है बच्चा तीन प्रकार की। कितने प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है? तीन प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है। पहली कौन सी? कि जब किसी एकल अभिकारक को ताप या ऊष्मा देकर दो या दो से अधिक उत्पादों में हम तोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? ताप अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ताप अपघटन कहते हैं। ठीक है, जब कोई एकल अभिकारक ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे तो इसको हम कह देते हैं बच्चा ताप अपघटन। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताएंगे। दूसरा क्या है? जब कोई एकल अभिकारक सूर्य के प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? प्रकाश अपघटन। मतलब दूसरा प्रकार क्या हो गया? प्रकाश अपघटन हो गया। पहला प्रकार क्या था? ताप अपघटन था। दूसरा प्रकाश अपघटन। तीसरी बात क्या है? अगर हम विद्युत धारा के प्रयोग के द्वारा किसी एकल अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ दें तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहेंगे। लिखते रहें, क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करते रहें। ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन, तीन प्रकार की ये अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, या तीन प्रकार की ये वियोजन अभिक्रिया है। अब एक एक जो अभिक्रिया है, जो इसके प्रकार हैं, उनको आपको समझाएंगे प्रयोग के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा, निष्कर्ष के द्वारा। देखिए, नंबर फर्स्ट अपन लेते हैं बच्चा कौन सी? ताप अपघटन अभिक्रिया। कौन सी लेंगे? ताप अपघटन अभिक्रिया लेंगे नंबर फर्स्ट पे, ताप अपघटन। ठीक है, ताप अपघटन किसे कहेंगे? पहले तो आप इसके एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिख लें, परिभाषा लिख लेंगे। ताप अपघटन किसे कहते हैं? परिभाषा लिखना जरूरी है। परिभाषा लिखेंगे इसकी, किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, लिख लो इसको, ऐसी, अच्छी राइटिंग में लिखना भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये तो लिखना ही होता है जनरली, याद करने वाला पॉइंट नहीं है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको सभी अभिक्रियाओं के लिए अपन याद रख सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, फिर क्या लिखेंगे? जिसमें कोई एकल अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक ताप या ऊष्मा पाकर, देखो ये छोटे छोटे सेगमेंट जो हैं उनको आप याद रखें वाक्यों के। जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है, पर इसको स्टार्टिंग के लिए अपनों को ध्यान में रखना है। फिर दूसरा पॉइंट कहां से स्टार्ट होता है? पैकेट, जिसमें कोई एकल अभिकारक, ये दूसरा सेगमेंट है याद रखने का, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक ताप या ऊष्मा पाकर, ये तीसरा सेगमेंट है, ताप या ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ये चौथा सेगमेंट हो गया। दो या दो से अधिक उत्पादों में, प्रोडक्ट्स में, दो या दो से अधिक नए पदार्थ बना लेता वह है, उत्पादों में टूट जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया ना तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब सिंपल डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला है। क्या लिख दिया आपने? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक ताप या ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो वह अभिक्रिया क्या कहलाए? ताप अपघटन अभिक्रिया कहलाए। अब कैसे भी एक एक्सपेरिमेंट, एक क्रियाकलाप हम लोग कर लेते हैं। देखिए, साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रयोग करेंगे, फिर आपको प्रेक्षण करना पड़ेगा,
और फिर उस प्रेक्षण से अपने को क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। निष्कर्ष जो निकलता है वह किसी सिद्धांत में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो देखिए प्रयोग क्या है। प्रयोग में 2-3 बातें हैं भैया, अपन मैं बोलता जाता हूं, आप लिख लेंगे। एक शुष्क क्वथन नली लेते हैं, क्वथन नली, शुष्क क्वथन नली ले लेंगे। ये कोई क्वथन नली है। क्वथन नली की खास बात क्या है, यह इसमें ताप गर्म करते हैं ना तो ये टूटती नहीं है। यह शुष्क क्वथन नली है। शुष्क इसलिए ले रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई भी पानी की बूंद इसमें नहीं रहे। ठीक है, इसमें एक क्या ले लिया बच्चा, एक शुष्क क्वथन नली ले ली है। और इस क्वथन नली को हम क्या कर रहे हैं बच्चा, स्प्रिट लैंप, इसके एक स्प्रिट लैंप और लेते हैं। ये स्प्रिट लैंप बना देते हैं पीछे भैया, नीचे स्प्रिट लैंप है। और स्प्रिट लैंप जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें अगर किसी चीज़ को अपन गर्म करेंगे ना तो वह चीज़ क्या होती है, जैसे चाहे क्वथन नली हो चाहे परख नली हो, वह क्या होगी बच्चा, वह काली नहीं होती है, उसके ऊपर कलर नहीं चिपकता है। तो स्प्रिट लैंप, ये इसकी बत्ती अभी जलाएंगे नहीं, पहले क्या करेंगे, एक शुष्क क्वथन नली लेते हैं। ये क्या है बच्चा, शुष्क क्वथन नली, लिख देता हूँ, आप भी लिख लो, शुष्क क्वथन नली। एक शुष्क क्वथन नली लेते हैं और इस शुष्क क्वथन नली में क्या करते हैं बच्चा, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाल लेते हैं। कितने ग्राम, लगभग 2-3 ग्राम मान लीजिए, 2 ग्राम लिख देता हूँ। 2 ग्राम किसके क्रिस्टल, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाल लेते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। याद रखना बच्चा, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के बाद जो मैंने लिखाया है वैसा प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न कैसा बनेगा कि इस टॉपिक को जैसे मैंने समझाया है उस समझने के बाद कल्पना से क्या प्रश्न बन सकते हैं वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैसे सीधा प्रश्न नहीं आता, आपने इस टॉपिक से क्या समझा है वह प्रश्न बन करके आता है। तो इसको समझेंगे जरूर ध्यान से। क्या लिया अपन ने, एक शुष्क क्वथन नली ली और इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाल लिए। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो होते हैं ना बच्चा, इसको ध्यान में रखना, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। किस रंग के, हरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो अगर इन क्रिस्टलों को अपन हरे रंग से डाल देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता। चलो कर लेते हैं कोशिश, हरे रंग वापस इसमें डाल देते हैं। ये लो अब हरा रंग कर देंगे इसमें, इसको परख नली को वापस से अपने को जोड़ना पड़ेगा, टूट गई है। जुड़ जा भैया, ये परख नली वापस से जुड़ गई है। और इसमें हमने क्या डाल दिया बच्चा, हरे रंग के क्रिस्टल डाल दिए हैं। किसके हैं हरे रंग के क्रिस्टल, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस अच्छी पढ़ी है तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों का जो सूत्र है वो भी आप ध्यान में रखेंगे, FeSO4.7H2O। ये फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है उसका सूत्र होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल भी ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे ये किस रंग के होते हैं बच्चा, हरे रंग के होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस परख नली को जैसे मान लो पकड़ करके, किसकी सहायता से पकड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आप हाथ से इसको गर्म करेंगे, इसके पास कोई ना कोई चिमटी या स्टैंड आता है इनको पकड़ने का। इस स्टैंड की सहायता से इनको हम क्या करेंगे बच्चा, पकड़ लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे बच्चा, स्टैंड की सहायता से इसको पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे और फिर अपन स्प्रिट लैंप को अपन क्या करते हैं, जलाते हैं। किसी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट में जब भी हम कोई इस प्रकार का जलाने वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो परख नली जो होती है ना अपने चेहरे की तरफ नहीं होनी चाहिए। परख नली का मुंह है जो होता है, माउथ जो होता है, वो अपने चेहरे की एंटी साइड होना चाहिए, ताकि जिसमें जो भी गैस निकलती है या एकदम से कोई पदार्थ भी बाहर निकल सकता है वह दूर गिरे, अपने शरीर पर नहीं गिरे। तो ये सावधानी यहाँ पर आपको रखनी है कि फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है इस शुष्क क्वथन नली में लेकर इस क्वथन नली को थोड़ा सा अपोजिट साइड करके यूं अपन करके इसको क्या कर लेते हैं बच्चा, गर्म करते हैं। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। प्रयोग इतना ही हुआ कि एक शुष्क क्वथन नली लेते हैं, उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डालते हैं और स्प्रिट लैंप पर उसको गर्म करते हैं। तो ये हुआ प्रयोग। अब है प्रेक्षण। हमने क्या देखा, प्रेक्षण में क्या लिखते हैं,
हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, जैसे ही गर्म करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि एक जो गैस है ना, एक गैस निकलती है इसके ऊपर, ठीक है। इस गैस, एक तो गैस निकलती है, दूसरी बात क्या है, अपन लिख देते हैं वो लाइन, आप भी लिख लो। प्रेक्षण में क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि नंबर 1 परखनली से एक गैस उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित हो रही है या निकल रही है, अपन लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों का हरा रंग जो होता है ना, वह गायब हो जाता है गर्म करते ही। क्या हो जाता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों का हरा रंग क्या हो जाता है, छूमंतर हो जाता है। हरा रंग क्या हो जाता है बच्चा, हरा रंग गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। ये प्रेक्षण कर लिया। प्रेक्षण क्या कर लिया कि क्या देखा अपन ने, हम देखते हैं कि कोई गैस जो होती है ना परखनली से, वो बाहर निकलती है, ठीक है। दूसरी बात, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है ये हरे रंग के हैं, ये हरा रंग गायब हो जाता है, ठीक है। क्रिस्टल कुछ पड़े होते हैं लेकिन हरे रंग के नहीं होते हैं, वो फिर गायब हो जाता है, हरा रंग पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो फिर हम इस बात से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चा, निष्कर्ष निकालते हैं, क्या क्या घटना हुई, क्या हुआ इससे। तो जब निष्कर्ष निकालते हैं तो अपने को पता चलता है कि जो फेरस सल्फेट है FeSO4, ये FeSO4 जो होता है वह गर्म करने पर टेम्परेचर, ये त्रिभुज जो मैंने बनाया है ना, इसके ऊपर तीर के निशान के ऊपर, इसका मतलब होता है इस पदार्थ को, इस अभिकारक को हमने क्या किया है, गर्म किया है। तो किस में बदल जाता है ये Fe2O3, और Fe2O3 जो होता है इसका सूत्र होता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, SO2 में बदल जाता है और SO3 में बदल जाता है। तो ये जो गैस निकली है ऊपर, वह उसको जब आप सूंघ के देखेंगे ना तो एक तीक्ष्ण गंध, मतलब नाक में यहां पर एक आपको झटका सा लगेगा, तीक्ष्ण गंध, जैसे ये विषैली गैस है, ज्यादा इसको सूंघना में नहीं चाहिए, तीक्ष्ण गंध निकलती है। तीक्ष्ण का मतलब ऐसे कोई ऐसे नहीं, तीक्ष्ण ऐसे पैनी है और आपके हाथ को काट देगी, लेकिन ये पक्की बात है कि जैसे ही आप सूंघने की कोशिश करेंगे आपके यहाँ एकदम से जैसे किसी ने तिनका मार दिया हो, झटका जरूर लगेगा। तो तीक्ष्ण गंध होती है एकदम, ये तो तीक्ष्ण गंध होती है। किसकी गंध होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनका मिक्सचर होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो उसकी गंध तीक्ष्ण होती है और यह विषैली गैस होती है, इसलिए थोड़ा सा दूर के ही ज्यादा सूंघना नहीं होता है इसको। तो क्या हुआ इसमें, निष्कर्ष ये निकला कि जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है बच्चा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। इसको आप संतुलित कर लीजिए, यहां पर लगा दीजिए 2FeSO4, लगभग संतुलित हो जाएगा। आप संतुलित करना समीकरण आपको आता होगा, आप और देख लेंगे इसको। यह है 2FeSO4, Fe2O3, SO2 और SO3। ये क्या है, इस एकल अभिकारक जो है वो क्या हो गया है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट गया है। ये ध्यान में रखेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे। अब आगे एक और प्रश्न अपने दिमाग में आता है, कौन सा बच्चा, एग्जाम में प्रश्न आ गया, यह एक्सपेरिमेंट था और एग्जाम, इस एक्सपेरिमेंट से प्रश्न आता है कि एक पदार्थ X, उसको उसके कुछ क्रिस्टल क्वथन नली में लेकर जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, दूसरा पदार्थ Y, एक गैस निकलती है Y, ठीक है। तो पदार्थ जो X है उसके हरे रंग के क्रिस्टल जो होते हैं उसको गर्म करते ही वह गायब हो जाता है। तो प्रश्न ये पूछता है कि पदार्थ X व Y को पहचानिए तथा अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा X जो पदार्थ है उसके क्रिस्टल हरे रंग के होते हैं लेकिन वह हरा रंग गायब क्यों हो जाता है। मतलब इसको आपको समझना है यहाँ पर कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो हैं उनका हरा रंग गायब क्यों हो जाता है। यह प्रश्न है, आप भी लिख लीजिए
कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिखो फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को, फेरस सल्फेट के हरे रंग के क्रिस्टलों को गरम करने पर उनका हरा रंग गायब क्यों हो जाता है। सिंपल सा आंसर है इनका, उनका हरा रंग गायब क्यों हो जाता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है, आंसर इसका सिंपल सा है। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया, पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो होते हैं उनका हरा रंग होने का कारण क्या है। अगर आपको हरा रंग क्यों होता है यह पता है तो हरा रंग गायब क्यों होता है यह भी पता पड़ जाएगा। देखिए कैसे, आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर नंबर फर्स्ट, क्योंकि फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों, फेरस सल्फेट के जो भी क्रिस्टल हैं, हरे रंग के जो क्रिस्टल हैं, तो उनमें क्या होता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों में 7 जल के अणु पाए जाते हैं। कितने जल के अणु पाए जाते हैं, 7 जल के अणु पाए जाते हैं। पहली लाइन में लिखेंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों में 7 जल के अणु पाए जाते हैं। लिख लिया। इन जल के अणुओं के कारण ही, इन जल के अणुओं के कारण ही फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हरे रंग के दिखाई देते हैं। इन जल के अणु के कारण ही फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हरे रंग के होते हैं। अब अगली बात आपको समझ में आ गई होगी, होते हैं। अब आप लोगों से पूछे भाई जब इनको गर्म करते हैं तो हरा रंग गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि जब गर्म करते हैं ना तो ये जो 7 जल के अणु होंगे, ठीक है, 7 जल के अणु होंगे तो क्या हो जाएंगे भाई, भाप बन करके उड़ जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना करके उड़ जाएंगे। ठीक है, भाप बनकर क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और कुछ SO2 SO3 इनमें बदल जाएंगे। तो क्या कहेंगे, जब इनको गर्म किया जाता है, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये जल के अणु, तो ये जल के अणु क्या करेंगे भाई, भाप बन करके, जलवाष्प बन करके उड़ जाते हैं। ठीक है, जलवाष्प बनकर उड़ जाते हैं, जिससे इनका हरा रंग गायब हो जाता है। हरा रंग भी उड़ जाता है, जिससे इनका हरा रंग भी गायब हो जाता है। ये एक्स्ट्रा पर्सन है इस टॉपिक्स में आने वाले, गायब हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है, मैंने बताया था पहले भी, सूत्र होता है FeSO4.7H2O। ये 7 जल के अणु जो है ना, 7H2O, इनके कारण क्या होता है, ये हरे रंग का होता है। लेकिन जैसे ही अपने इसको स्पिरिट लैंप पे गर्म किया, ये जल के अणु जो हैं वो भाप बन करके उड़ गए हैं, गायब हो गए हैं, बोर्ड से बाहर निकल गए हैं। इसलिए जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है वह अब कैसा दिखाई देता है, एकदम इस प्रकार का हरा रंग गायब हो जाता है। सिर्फ FeSO4 इस प्रकार का आपको दिखाई देता है, मतलब हरा रंग गायब हो जाता है। कितने जल के अणु थे, 7 जल के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल का जो इकाई सूत्र होता है उसमें जितने जल के अणु होते हैं
उन जल के अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चा? क्रिस्टलन जल कहते हैं। 1 नंबर की डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं, आगे चैप्टर में आएगा। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? कोई भी किसी भी पदार्थ का जो क्रिस्टल जो होते हैं उसका इकाई सूत्र, एक सूत्र जो होता है, उस एक सूत्र में जितने जल के अणु होते हैं उन जल के अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। ध्यान में रखना। आगे हम चलते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। किसका? ताप अपघटन अभिक्रिया का। दूसरा समीकरण जो आप लिख लेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह बनाता है। ध्यान से देखना इस बात को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां बन जाती है CaCO3। देखो आपने ये अपने ऐसे याद करोगे तो याद नहीं होगा। क्या होता है भाई? पहले इसको तो कहते हैं बच्चा चूना पत्थर। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर, डेस लगा देते हैं बीच में, चूना पत्थर है। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चा? लाइमस्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमस्टोन भी कहते हैं। अब ये लाइमस्टोन चूना पत्थर जो होता है वो जनरली राजस्थान में तो जैसलमेर वगैरह यहाँ पर निकलता है। जब ये चूना पत्थर निकाल करके, जैसे मान लीजिए इसके चूना पत्थर में बना देता हूँ, ऐसे कोई पत्थर बन गया, ये पत्थर मिल गया, ये चूना पत्थर हो गया, ये चूना पत्थर हो गया, ये चूना पत्थर हो गया। इन चूना पत्थरों को निकाल करके हम कहाँ ले जाते हैं बच्चा? उनको किसी भट्टे में ले जाते हैं। ठीक है, कोई भट्टा बना होता है, इस भट्टे में कोयला वगैरह या लकड़ी वगैरह किसी भी सहायता से इसको क्या करते हैं बच्चा? जलाया जाता है। ठीक है, जलाया जाता है और ये पत्थर जो होता है ना, इस भट्टे में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, पत्थर जो होते हैं, ये पत्थर जब इस भट्टे में डालते हैं तो क्या होता है आपको पता है? भट्टे में क्या निकलता है भाई? धुआं निकलता है। धुआं तो कौन सा होता है? ये CO2 जो बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है ना, वह धुआं है। और बाकी का जो ये जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, ये इसमें जब डालेंगे ना तो कुछ सॉफ्ट पत्थरों में बदल जाते हैं। ऐसे ये सॉफ्ट पत्थरों में बदल जाते हैं और इन सॉफ्ट पत्थरों को निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉफ्ट पत्थरों को जब निकाल लेते हैं ना तो इनको राजस्थान में या राजस्थान के गांवों में इनको हम क्या कहते हैं बच्चा? कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ी। ठीक है, और इनका उपयोग जो होता है वह सफ़ेदी करने के लिए होता है। किसके लिए? सफ़ेदी करने के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है? सफ़ेदी करने के लिए होता है। और इसको कड़ी जो होती है इसको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, जो संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा था, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो चूना पत्थर जो था, जब इसको अपन ने किसी भट्टे में टेम्परेचर देके गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, वो बाहर निकल गई। तो इसमें क्या हुआ? एकल अभिकारक जो था कैल्शियम कार्बोनेट, वह किस में बदल? 2 पदार्थों में बन गया, 2 उत्पादों में बदल गया। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जो एग्जाम्पल है ना, यह एग्जाम्पल भी किसका है बच्चा? ताप अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका है? ताप अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्या चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। चूना पत्थर क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, संगमरमर का भी यही है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? चूना पत्थर लाइमस्टोन या फिर चूना पत्थर हो गया, यह किस में बदल जाता है? CaO में। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चा? कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखना। और कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम जिसको अपन काम में लेते हैं घर पे, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है बच्चा, बिना बुझा हुआ चूना। इसके साथ में कौन सी गैस बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बाहर निकल जाती ऊपर की ओर। तो ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया? ताप अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब अपन चलते हैं दूसरी अभिक्रिया में। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है बच्चा? दूसरी अभिक्रिया है प्रकाश अपघटन। कौन सी? प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन। तो वही बात है, पहली डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? जब कोई एकल अभिकारक
जब कोई एकल अभिकारक सूर्य के प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं। ये आप लिख लेना। जब कोई एकल अभिकारक सूर्य के प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चा? प्रकाश अपघटन कहेंगे। और प्रकाश अपघटन के लिए आपको समीकरण भी देना पड़ेगा। समीकरण क्या है? AgCl जो होता है, AgCl जो होगा वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, इसको धूप में रख देंगे ना सूर्य के प्रकाश में, तो किसमें Ag क्या होती है? चांदी, ठीक है ना। तो ये चांदी Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, क्लोरीन गैस बना लेता है। समीकरण को अपन संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में किस में बदल जाएगा? Ag प्लस Br2 में बदल जाएगा। सेम वो ही 2 यहाँ पर लगा देंगे, 2 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये ब्रोमीन बन गया, ये क्लोरीन बन गया, ठीक है। इन अभिक्रियाओं का जो प्रयोग जो है ना वो पहले किस में किया जाता था? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जो ब्लैक एंड वाइट फोटो चलते थे पहले, आजकल तो कलर चलने लगे। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। क्या होती है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया? जब कोई एकल अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो वह अभिक्रिया क्या कहलाए? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। एक और अभिक्रिया इसकी अभी बाकी है, लेकिन वो अगली क्लास में आपको बताएंगे। कौन सी? विद्युत अपघटन। और उसमें थोड़ी लंबा ये टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर अपन विराम देते हैं। और जल का विद्युत अपघटन जो होगा वह अगली क्लास में अपन रीड करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।